Hello and welcome, my dear students. So I hope all of you are doing fine and you have listened to the previous videos. तो आज हम आगे बढ़ेंगे अपने उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में. So in this class we are going to again discuss about the new theory, that is the Debye-Huckel theory of strong electrolytes. ठीक है, हम दोनों केस को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या डिफरेंस आया था, क्यों ऐसा ऑब्जर्व हुआ, जो फिनोमेना हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, दैट देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है. सो आर्हेनियस, जिसने आयनाइजेशन की बात करी थी, जिसको हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी कहते हैं. So this theory was successful in explaining the increase of molar concentration of a weak electrolyte. ठीक है, and that too only with dilution. ठीक है, इसका जो basis था that is the increase in dissociation of the weak electrolytes. उसने ये कहा था कि जब हम सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, स्पेशली जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट को डाइल्यूट करते जाओगे, जितनी कंसंट्रेशन आप सॉल्वेंट की बढ़ाओगे, ठीक है, और आपकी सॉल्यूट का पार्ट कम रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा. दैट मीन्स डिसोसिएशन ऑफ द आयंस होगा. ठीक है, और उसके ऊपर आपकी मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी. बट दिस थिंग इज़ नॉट ट्रू फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एज दे आर ऑलरेडी डिसोसिएटेड इवन एट मॉडरेट कंसनट्रेशन, वहाँ पे डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही ये है कि वो आप सॉल्वेंट में जब डालते हो तो वो मॉडरेट कंसनट्रेशन पे भी डिसोसिएट करेगा. ठीक है, हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते. ठीक है, सो देर मस्ट बी सम अदर रीज़न विच मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस. जब हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ठीक है, उस केस में कोई और फैक्टर भी इंक्लूड यहाँ पे होना चाहिए. सो पीटर डिबाय and E. Huckel, they put forward their theory in the year 1923. So they said that stronger electrolytes, they must be completely ionized at all concentrations. उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डाइल्यूशन के फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो आप चाहे किसी भी कंसनट्रेशन पे लें वो हमेशा आयोनाइज्ड ही रहेंगे. एंड देयर मस्ट बी डिपेंडेंस ऑफ इंटरआयनिक फोर्सेस विद कंसंट्रेशन. यहाँ पे उन्होंने जो फैक्टर इंक्लूड किया वो ये था कि जो इंटरआयनिक फोर्सेस हैं, कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्सेस हैं, ये डिपेंड करेंगी कंसंट्रेशन के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस याद रखना. वीकर इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन पे डिपेंडेंस थी, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास इंटरआयनिक फोर्सेस का डिपेंडेंस है, दैट इज विद कंसंट्रेशन. So at lower concentration, you have low interionic forces. If you have higher concentration, you have higher interionic forces. क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, योर आयंस जो मेरे अलग अलग घूम रहे थे कैटायंस एंड एनायंस, दे विल ट्रीट इट लाइक अ डबलेट्स. आयनिक डबलेट्स की तरह वो बन के घूमने लगेंगे. ठीक है, दैट इज एट हायर कंसंट्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the increase in conductance on dilution in case of stronger electrolyte, it is not due to degree of ionization, जो हमारी previous Arrhenius theory of ionization में था. ठीक है, but here it is due to the mobility of ions due to weaker interionic attractions. तो डिबाय-हक्कल थ्योरी जो बेस्ड है वो है आपके मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, और मोबिलिटी ऑफ आयंस किस पर डिपेंडेंस है, इंटरआयनिक फोर्सेस पे. ठीक है, आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, इंटरआयनिक फोर्सेस बढ़ेंगी. ठीक है, तो मेरी मोबिलिटी घट जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर वेरियस फैक्टर्स आर देयर. ठीक है, पहला फैक्टर है एसिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट. ठीक है, रिलैक्सेशन मीन्स कि एक आयन है वो रिलैक्स कर रहा है. ठीक है, कहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, अदर ऑपोजिटिवली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर वो सेंटर में बैठा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज एन एसिमेट्रिक इफेक्ट. ठीक है, और रिलैक्सेशन इफेक्ट. तो जैसे ही आप फील्ड यहाँ अप्लाई करोगे, सपोज यहाँ पे एनोड और कैथोड चार्जेस के बीच में हमने उस सॉल्यूशन को रखा, सो व्हाट विल हैपन, दिस कैटायन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड
एंड ऑल द अदर सराउंडिंग एनायंस दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो यहाँ पे क्या है, एसिमेट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, पहले वो सिमेट्रिक था जब वो रिलैक्स्ड स्टेट में था, जैसे ही वो एक वोल्टेज के स्फेयर इन्फ्लुएंस में आया, ठीक है, अपोजिट चार्जेस के बीच में आया, तो वहाँ पे वो एसिमेट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, सो दिस देर विल अ ड्रैग बिटवीन दोज टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, तो ये ड्रैग उसको, उसकी मोबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर रिलैक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो पहला फैक्टर तो ये है जो उसकी स्पीड को या मोबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। और हम मोबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है या घट रही है। सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। सो वेन एवर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सॉल्वेंट भी है और आपका सोल्यूट भी है, तो वो जो दोनों हैं दे विल मूव टुवर्ड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही आपके पॉजिटिव जो आयंस हैं वो आपके सपोज कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको सॉल्वेंट से गुजर के जाना पड़ रहा है। ठीक है, एंड दैट इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड। So that is called as your electrophoretic effect. And similarly, you can also have a viscous effect. Viscosity आप जानते हैं, that is the frictional force और frictional drag। ठीक है, तो वो solvent exert करता है, तो उसकी viscosity जितनी ज़्यादा होगी वो आपके आयन की mobility को उतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो 3 factors are there which affects your mobility of ions। ठीक है, ये पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है। वन इज़ द asymmetric effect और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और विस्कस इफेक्ट। ठीक है, तो तीनों में से आप कोई भी एक भी पूछा जा सकता है, सिंगल सिंगल, अगर एक एक नंबर की क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तीनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन रिलेशन टू Debye-Huckel theory. So based on these factors, Debye-Huckel and Onsager in 1926, they derived an expression for the variation of molar conductance with concentration. This is sigma mc। ठीक है, at particular concentration this is sigma m naught। ये क्या है, sigma m naught that is the molar conductivity at infinite dilution। ठीक है, ये याद रखना, अगर sigma m c है that means we are talking about at particular concentration, sigma m naught at infinite dilution। तो उन्होंने ये एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करी। अब यहाँ पे देखो जो फैक्टर्स हैं, वन इज़ डी, वन इज़ टी एंड व्हाट इज योर ईटा। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या हैं, डी इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि आयन कितना आयोनाइज्ड रहेगा। सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वो उसको उतना आयोनाइज स्टेट में रखेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमारा जो एसिमेट्रिक इफेक्ट का था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देन यू ऑल्सो हैव अ विस्कस इफेक्ट, इसलिए उन्होंने विस्कोसिटी को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सो दीज टर्म्स आर बीइंग इंक्लूडेड, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस, दैट सिग्मा एम सी दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम नॉट माइनस ए प्लस बी सिग्मा एम नॉट अंडर रूट सी। ठीक है, दो योर सी इज द कंसंट्रेशन। तो मैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको इस पूरे टर्म को ए पे लिख सकते हो और बाकी जो सेकंड टर्म है दैट इज बी। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द Debye-Huckel Onsager इक्वेशन। ठीक है, एंड दीज टू कांस्टेंट ए एंड बी दे आर कॉल्ड एज द Debye-Huckel कांस्टेंट, एंड this they have a particular value for a particular solvent at a constant temperature. Now let's talk about the discharge of ions। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उस टाइम पे आयंस की मूवमेंट किस तरह से हो सकती हैं। ठीक है, सपोज मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव पुट अ कैथोड, ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव पुट अ एनोड। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ चार्जेस। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगी, देयर विल बी अ गेन ऑफ चार्जेस। एनोड इज अ पॉजिटिव साइड, कैथोड इज अ नेगेटिव साइड। सो आई विल डिस्कस द फॉलोइंग केसेस हेयर। ठीक है, मेरे सपोज पहला केस है जब हमने दोनों तरफ कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास यूनिफॉर्मिटी है, देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। ठीक है, सारे सॉल्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ आयंस हैं।
देयर इज़ अ सेंट्रल कंपार्टमेंट जहाँ हम डिफरेंस एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और जब हम अप्लाई करते हैं देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ आयंस, तो वो आइदर कैथोडिक कंपार्टमेंट में होगा या फिर एनोडिक कंपार्टमेंट में होगा। तो ये कंपार्टमेंट हम क्या कह रहे हैं, हम उस एरिया जोन की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोड के पास है। ठीक है, तो पहला केस देखें, जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, सपोज सेकेंड केस में ओनली कैटायंस मूव, तो मेरे अगर सिर्फ दो कैटायन यहाँ से मेरे मूव कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो होगा क्या, दो कैटायंस मेरे यहाँ डिस्चार्ज होंगे, बट क्योंकि यहाँ पे वैकेंट दो एनायंस भी हैं, सो दीज टू एनायंस विल डिस्चार्ज एट हेयर, सो देर विल बी एन इक्वल नंबर। ओके, दोनों केस में मेरे इक्वल नंबर ही रहेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आप थर्ड केस में जाते हैं, ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा, अगर मेरे सिर्फ एनायन मूव करते हैं, सपोज मेरे दो एनायन यहाँ से मूव करेंगे, उस केस में भी मेरे दो कैटायन रह जाते हैं, तो वहाँ पे भी मेरे सेम सिचुएशन आ जाती है, सिमिलर थिंग विल हैपन। ऑलराइट, नाउ इन द नेक्स्ट केस, योर केस 4, अगर मेरे दोनों कैटायंस भी मूव करते हैं और एनायंस भी मूव करते हैं, सो इन दैट केस एज वेल, ठीक है, मेरे सिमिलर नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस विल बी डिस्चार्ज एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम स्पीड की बात करें कि सपोज मेरे जो दो एनायंस हैं, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, और बाकी वहाँ तीन कैटायंस हैं वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, सो स्पीड चाहे जो भी हो, वो जब डिस्चार्ज दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके तभी होंगे जब वो वहीं यहीं कैथोड पे अगर इक्वल नंबर है तो वहीं मेरे एनोड पे भी इक्वल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ओनली देन दे विल गेट्स डिस्चार्ज्ड। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस समझने में मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि मेरी जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ठीक है, दिस कंपार्टमेंट दिस रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स। ठीक है, मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो हमेशा सेम कंसंट्रेशन पे रहेगा, उसको कंपार्टमेंट से कोई एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या चेंजेस हैं उससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड थिंग, irrespective of the spread of the ions, the number of ions liberated on both the electrodes, they will be equal। अगर मेरे चार कैटायंस यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो चार ही मेरे एनायंस वहाँ पे डिस्चार्ज होंगे। एट दिस फॉल इन कंसंट्रेशन कि मेरे कितने एनायंस यहाँ कितने कैटायंस यहाँ पे घटे हैं या कितने एनायंस यहाँ पे बढ़े हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों को मेजर करना चाहूँ, सो दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द speed of that particular ion which is moving। ठीक है, so that means the fall in concentration around anode, ठीक है, this will be equal to the speed of the cation कि cation यहाँ से कितना fast move कर रहा है। Similarly, fall in concentration around cathode, this compartment, this will depend upon the speed of the anion। anion मेरे यहाँ से कितना fast दूसरी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो कंसंट्रेशन घट रही है वो डिपेंड करेगी कैटायन के ऊपर कि वो कितना स्पीड से जा रहे हैं। यहाँ जो कंसंट्रेशन घट रही है मेरी वो डिपेंड करेगी एनायन के ऊपर जो कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंसिडर अनदर फैक्टर और अनदर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर आया टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ आयंस डिस्चार्ज्ड एट ईच इलेक्ट्रोड, सो दिस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्पीड और द मोबिलिटी ऑफ द टू आयंस। ठीक है, कितने आयंस डिस्चार्ज करेंगे ये डिपेंड करेगा दोनों की स्पीड पे या मोबिलिटी पे। ठीक है, सो एज यू हैव लर्नड अबाउट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसने क्या कहा था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस or number of ions discharges at an electrode, it is proportional to the total quantity of electricity passed through that particular solution। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है वो डिपेंड करेगी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिस्चार्ज हुआ है या फिर डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, सो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच passes through an electrolyte solution, this will be directly proportional to the sum of the speed of the ions। सम ऑफ द स्पीड मीन्स कि मेरे कैटायन की स्पीड कितनी है और एनायन की स्पीड
कितनी है। अगर वहीं हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड आउट बाय अ पर्टिकुलर आयन की बात करते हैं, या दैट मीन्स हम कैटायन या फिर एनायन की बात करते हैं, तो दिस विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन. So this fraction of the total number of current which is carried out by each ion, this is called as your transport number. ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, जहाँ हम टोटल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलर आयन से, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट नंबर, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर हिटऑफ्स नंबर. दोनों नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर द सेम. So here U plus and U minus, they represents the speed of the cation and anion, ठीक है. And this total current अगर हमें measure करना है, this will be represented by the current carried by the cation plus the current carried by the anion. Suppose अगर मैं ये कहता हूँ कि वो directly proportional है उसके speed से, so let us introduce a constant of proportionality that it will be k times U plus k times U minus, or this will be k times U plus U minus. So the transport number यहाँ पे जैसे हमने कहा, this will be the fraction of that particular cation or anion divided by the total current, ठीक है. total speed मेरी कितनी है, ठीक है. So this will be k times U plus by k times U plus U minus. So this constant of proportionality, this will cancel out here and we are left with only U plus and U minus, ठीक है. So on adding these two, ठीक है, T plus and T minus, the transport number of cation and anion, you will see that this will comes out to be unity. All right, so that means the sum of the transport of cation and the transport number of anion of a particular electrolyte, this will always be unity. तो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन गिवन होता है, एनायन गिवन नहीं होता, ठीक है. तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ गिवन नहीं है, तो हम कैसे पता करें, आइडेंटिफाई करें. सो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. सो दिस इज सिमिलर टू मोल फ्रैक्शन. जैसे मोल फ्रैक्शन में है दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, अगर आप दोनों का दो कंपोनेंट्स का निकालें, दैट इज ऑल्सो यूनिटी. तो सिमिलरली आप ट्रांसपोर्ट नंबर का भी याद रखना, दैट T plus and T minus, this is always unity. So how to determine the transport number, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, that fall in concentration around the cathode, this is directly proportional to the speed of the anion, and fall in concentration around the anode, this is directly proportional to the speed of the cation. So ratio of the two we can find out. So let us add 1 to both side. So you will have 1 plus U minus by U plus. So this will be fall in concentration around anode. अगर ऊपर आ जाता है तो anode plus cathode, this will be total fall in concentration around both the electrodes divided by fall in concentration around the anode. Similarly, this will be the total mobilities or the speed of the anion and cation divided by the speed of the cation. So similarly इसको रिवर्स कर देंगे, you will see that it is fall in concentration around anode divided by the total concentration, जो total fall in concentration है. So this will give you this factor which is nothing but the transport number of the cation, ठीक है. So you will identify numericals may be asked, जहाँ पे आपको given होगा कि total fall in concentration आपको एक certain amount दिया गया है and fall in concentration of anode is given to you, and you have to identify the transport number or the speed of a particular anion or cation, ठीक है. So T plus, this can be equal to the number of gram equivalent lost from anodic compartment divided by total number of gram equivalents lost from both the compartments. तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए लाते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है. तो कई बार होता है आपके पास सिंगल यूनिवेलेंट चार्जेस हैं, Na plus Cl minus are there, ठीक है. कहीं पे बाईवेलेंट चार्जेस आएंगे, यू विल गेट सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राम इक्विवेलेंट मास कि नंबर ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं. तो ये ध्यान रखना कि कितना वेट लॉस्ट हो रहा है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट हो रहा है हमारे एनोडिक कंपार्टमेंट में और दोनों कंपार्टमेंट में. So this will
also help us in determining the transport number of the cation. और अगर cation का transport number मैंने निकाल लिया तो I can easily calculate the transport number of anion, which is 1 minus P plus. Okay. So what are the factors on which this transport number depends? पहला, nature and size. जितना आयन छोटा होगा, ठीक है, हायर विल बी इट्स स्पीड. ठीक है, ऑफ कोर्स भीड़ के अंदर एक जो छोटा इंसान है, ठीक है, जो थिन है, वो बहुत जल्दी से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, बजाय इसके जो जिसका वेट ज़्यादा है या जिसका साइज़ ज़्यादा है. ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट नंबर पहला उसके नेचर पे, नेचर और साइज़ पे. साइज़ का फैक्टर हो गया. नेचर का अगर हम उसकी बात कर रहे हैं चार्जेस की, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कितना सॉल्वेंट से जुड़ा हुआ है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एज वेल. ठीक है. सेकेंड इज द नेचर ऑफ अदर आयन. ठीक है. अब यहाँ पे आप यहाँ दो कंडीशन आप देख रहे हैं. एक है मेरा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन HCl. सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन NaCl. जब हम HCl में मेजर करेंगे और NaCl मेजर करेंगे, आपको क्या लगता है किसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होगा? ठीक है. ऑफ कोर्स you know that here we have a difference in size of the cation. One is a Na plus, another is H plus. So Na plus, this is bigger in size than your H plus. Therefore the mobility of UH plus this will be higher. ठीक है. और इसकी मोबिलिटी कम होगी, तो अगर इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो दूसरे आयन को अफेक्ट करेगा. दिस इफ UH plus is higher, ठीक है, hence the transport number of chloride in HCl will be small. ठीक है. डिनोमिनेटर में अगर UH प्लस ज़्यादा है, ठीक है, तो UCl माइनस, ठीक है, स्पीड ऑफ द क्लोराइड आयन दिस विल बी लेस. वहीं पे अगर मेरा डिनोमिनेटर में Na प्लस की मोबिलिटी कम है, तो दिस मोबिलिटी विल बी हाई. ठीक है. सो फर्स्ट नेचर एंड साइज ऑफ आयन, सेकेंड नेचर ऑफ द अदर आयन. ठीक है. थर्ड इज द हाइड्रेशन ऑफ आयन्स. तो मेरा जितना आयन छोटा होगा और जितना उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, हायर विल बी इट्स हाइड्रेशन स्फीयर. हाइड्रेशन स्फीयर होता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी अपनी पोलैरिटीज़ हैं, तो वो इस चार्ज के अराउंड एक स्फीयर बना लेता है, दैट इज़ द हाइड्रेशन स्फीयर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, K प्लस इज़ हायर, Na प्लस इज़ लेसर देन K प्लस एंड Li प्लस इज़ लेसर दैन Na प्लस. ऐसा क्यों है? ठीक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जो छोटा आयन है इसका हाइड्रेशन स्फीयर ज़्यादा है. हाइड्रेशन स्फीयर ज़्यादा होने की वजह से इसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम है. ठीक है, ये मूव नहीं कर पा रहा है. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द टेम्परेचर. इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयन्स दिस विल अप्रोच अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0.5. 0.5 मिड वैल्यू है. जैसे T प्लस और T माइनस की अगर हम बात करें, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है और एनायन है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज 0.2, सो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन विल बी 0.8. ठीक है. बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0.2 से वो 0.5 की तरफ मूव करेगा. सिमिलरली 0.8 से भी वो 0.5 की तरफ मूव करेगा, और दोनों एक लिमिटिंग वैल्यू पे आके इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं. ठीक है. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस फ्रैक्शन और द स्पीड ऑफ द एनायन एंड कैटायन दिस बिकम्स इक्वल 0.5. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलरॉश लॉ. ठीक है. कलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस की हम बात करेंगे. वो हमें कैसे हेल्प आउट करता है टू आइडेंटिफाई वेरियस इलेक्ट्रोकेमिकल पैरामीटर्स. So till then you should understand about the things we have discussed today, and do watch the earlier videos and let me know if you have any doubts and queries. Okay. Thank you so much.